हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, किरचॉफ्स लॉज। देखिए ये जो लॉज हैं किरचॉफ के, इनमें दो लॉज आते हैं, एक करंट लॉ और दूसरा वोल्टेज लॉ। ये दोनों ही लॉज आपके एकेडमिक्स और कंपटीशन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम जनरली इन्हीं से सॉल्व करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ आज की क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे किरचॉफ्स लॉज। बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, सबसे पहले बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग लेक्चर्स तो देखते हैं, क्लासेस एंजॉय भी करते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चैनल को, मेरे काम को यूट्यूब एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए मदद मिल सके। जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी जैसे अगली वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सीखेंगे किरचॉफ्स लॉज। लेकिन बच्चों इन लॉज को सीखने से पहले हमें कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए, जो हम इनमें यूज करते हैं। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आती है वो आती है इलेक्ट्रिक नेटवर्क की। इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो होता है वो एक कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जिसमें रेजिस्टर्स और सेल्स साथ में कनेक्ट किए जाते हैं। ये सिंपल सीरीज और पैरेलल से सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब इस इलेक्ट्रिक नेटवर्क का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक रजिस्टर लगा है, ठीक है, यहां पर एक सेल लगा दिया हमने विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पर एक दूसरा रजिस्टर लगा है, यहां पर एक दूसरा सेल लगा दिया विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पर एक तीसरा रजिस्टर लगा है, यहां पर एक तीसरा सेल लगा दिया विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन तीनों को हमने यहां ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट है ना, ये इन पर मल्टीपल कंडक्टर्स आकर के मिल रहे हैं। लेट अस कॉल दिस एज R1, इसको R2, इसको R3, इसको E1, इसको E2, इसको E3, इसको स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3। लेट अस कॉल दिस एज A, B, C, D, E, F। ठीक है, अब करंट का आप कुछ भी डायरेक्शन बना लीजिए, जैसी आपकी चॉइस हो। ये मान लीजिए I1 है, ठीक है, ये I2 है, ये I3 है। तो आपको ऐसे दिया गया, यहां पर I1 आ रहा है, यहां पर I3 आ रहा है, मिलकर के I2 बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक नेटवर्क तैयार हो गया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। अब देखो, आप इसको सीरीज नहीं बता सकते, आप इसको पैरेलल से नहीं समझा सकते, तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब नोटिस करो, इसमें ये पॉइंट पर मल्टीपल कंडक्टर्स आकर के मिल रहे हैं, तो उसे बोला जाता है जंक्शन। जंक्शन कोई भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मल्टीपल कंडक्टर्स आकर के ज्वाइन होते हैं। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये बी भी जंक्शन है, ए भी जंक्शन है, ई भी जंक्शन है, डी भी जंक्शन है, क्योंकि यहां पर मल्टीपल कंडक्टर्स आकर के जुड़ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक, इसके बाद आता है लूप या मैश। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किरचॉफ का जब लूप हम रूल लगाते हैं तो उसमें लूप लेना पड़ता है। अब लूप यहां पर क्या हो जाएगा, ये मैं इसके नाम लिख देता हूं। मान लो ABEFA, ये एक क्लोज्ड लूप मैंने ले लिया, इसे बोलेंगे हम लूप। एक एग्जांपल यहां पर समझ लेते हैं। ये जो मेरे पास दिख रहा है ना, ये एक लूप है। ठीक, ऐसे ही ये नीचे वाला BCDEB, ये भी एक लूप है, और ये पूरा बड़ा वाला ये भी एक लूप है, ABCDEFA। ठीक है, आप नोटिस करोगे, मैं जब भी इनके नाम ले रहा हूं, जिस लेटर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसी लेटर पर खत्म कर रहा हूं। जैसे पहला लूप जो मैंने लिया था, वो मैंने लिया था ABEFA। जो दूसरा लूप मैंने लिया, वो मैंने लिया BCDEB, और जो चौथा लूप, तीसरा लूप मैंने लिया, वो लिया ABCDEFA। तो ये लास्ट लेटर और पहला लेटर सेम होने का मतलब है ये एक क्लोज्ड लूप है, बंद है ये लूप। ठीक है, तो क्लोज्ड लूप के लिए जब भी आप नाम लिखते हैं
तो जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो ही एंडिंग लेटर होता है। जिस लेटर से स्टार्ट किया था उसी लेटर से खत्म किया जाता है। ठीक है, तो नेमिंग के लिए आप ये ध्यान रखेंगे, क्लोज लूप जब भी आप लेंगे तो जिस लेटर से स्टार्ट करेंगे उसी लेटर पर आपको खत्म करना होगा। ठीक, इसके बाद आता है ब्रांच। किन्हीं भी दो जंक्शंस के बीच में जो पार्ट आता है एक लूप का उसे ब्रांच कहा जाता है। जैसे अगर आप यहां देखें, ये BE एक ब्रांच है, AF एक ब्रांच है, CD एक ब्रांच है, क्योंकि दो जंक्शंस के बीच का जो पार्ट है उसे बोला जाता है ब्रांच। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ का पहला रूल। इसे किरचॉफ्स करंट रूल, KCL शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं जनरली, तो मैं अब से इसको रेफर करूंगा एज KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, अब ये किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि कोई भी जो एक जंक्शन है उस पर जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का वो 0 होता है। टोटल करंट ऑन अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। ठीक, या आप कह सकते हो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन को छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि जंक्शन पर करंट की या चार्ज की ना तो कोई सोर्स है और ना ही कोई सिंक है। तो आपको ये बात याद रखना है, जितना करंट आएगा उतना करंट छोड़ करके चला जाएगा, या टोटल करंट की वैल्यू 0 होती है। सम ऑफ ऑल करंट्स इज 0। अब इस रूल को अप्लाई करने के लिए कैसे हम देखते हैं, उसके लिए हमें कन्वेंशन याद रखनी है। कन्वेंशन होती है कि जो करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, यानी जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन को छोड़ करके जा रहा है, लीविंग द जंक्शन और मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, उसको हम लेते हैं नेगेटिव। आइए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो हमने अभी लूप कंसिडर किया था उसी को ले लेते हैं। हमने जो करंट यहां पर बनाया वो हमने बनाया, ये है करंट I1, ये है करंट I2 और ये है करंट I3। ठीक है, तो अब अगर आप इस करंट को फर्दर यहां से देखो, ये करंट ऐसे आ रहा है, तो यहां पर जंक्शन B पर ये करंट I1 आएगा, ऐसे ये I3 इधर से ऐसे आ रहा है तो जंक्शन B पर करंट I3 आएगा, और ऐसे ही ये करंट यहां से जा रहा है मिलकर के, ये करंट बन गया I2। ठीक है, तो आप कह सकते हो, अगर कन्वेंशन देखें, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे I1 और I3 ये लिए जाएंगे पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे I1 प्लस I3, ये पॉजिटिव है, और जो करंट जंक्शन को छोड़ करके जा रहा है उसे नेगेटिव, तो I2 नेगेटिव हो गया, तो माइनस I2। और रूल कहता है सम ऑफ ऑल करंट्स अप्रोचिंग अ जंक्शन इज 0, तो इन सारे करंट्स का जो सम आ रहा है वो 0 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं I2 को इधर ले जाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I2। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों करंट्स क्या थे, दे वर करंट्स अप्रोचिंग द जंक्शन। ये वो करंट थे जो जंक्शन की तरफ आ रहे थे, और ये I2 था करंट लीविंग द जंक्शन। तो हम KCL को ऐसे भी कह सकते हैं, करंट्स अप्रोचिंग अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू करंट्स लीविंग द जंक्शन। जितने करंट जंक्शन की तरफ आते हैं उतने ही करंट जंक्शन को छोड़ करके चले जाते हैं, वो बराबर होते हैं। करंट अप्रोचिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। ये था हमारा सिंपल सा किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे बोला जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ।
KCL। समझ में आया सबको? तो ये था KCL। इसके बाद आते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको लूप रूल या वोल्टेज रूल भी कहा जाता है। अब से मैं इसको KVL रेफर करूंगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। ठीक है, याद रखिएगा। अब KVL क्या कहता है? KVL कहता है कि किसी भी क्लोज्ड नेटवर्क पर वोल्टेजेस का सम, जितने भी पोटेंशियल होते हैं, चाहे वो सेल का हो या वो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक मतलब प्लस और माइनस साइन के साथ, वो हमेशा 0 होता है। ठीक है ना? किसी भी क्लोज नेटवर्क के लिए जो सम होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल्स मस्ट बी 0, यानी सम ऑफ डेल्टा वी चेंजेस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल्स नहीं है, चेंजेस इन पोटेंशियल, इज इक्वल टू 0। या इसको दूसरी फॉर्म में कह सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स, यानी जितने भी सेल हैं उनके ईएमएफ्स का एल्जेब्रिक सम हमेशा बराबर होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी सिग्मा आई आर। सिग्मा ई इक्वल्स टू सिग्मा आई आर। हम यही वाला फॉर्म यूज करेंगे जब हम इक्वेशंस बनाते हैं, तो याद रखना है सिग्मा ई इक्वल्स टू सिग्मा आई आर। मैं जो आपको कन्वेंशन सिखाऊंगा वो कन्वेंशन भी इसी तरह की इक्वेशन पर वैलिड है, याद रखिएगा। ये वाली फॉर्म हम नहीं यूज करेंगे, मैं जो आपको सिखाऊंगा कन्वेंशन वो इसके लिए है, यानी सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। ठीक, अब इसकी जो कन्वेंशन है इसे कैसे अप्लाई करना है, आइए वो देखते हैं। कन्वेंशन कहता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हो लूप में, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, सेम। ठीक है, आंसर सेम ही बनना है, सिर्फ प्लस माइनस का जो फर्क होता है वो कॉमन लेके बिल्कुल सेम इक्वेशन आती है। दूसरा, EMF of cell is taken as positive if the direction of traversal is from negative to positive। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप एक लूप में चल रहे थे, ये देखो ध्यान से समझना, आप एक लूप में चल रहे थे, ठीक है। अब ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। एक बार आपके चलने की डायरेक्शन थी ये, तो अगर आप देखो चलते हुए आपके सामने पहले कौन सा टर्मिनल आएगा? पहले आएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो इस सेल का जो ईएमएफ होगा, अगर आपको चलते हुए पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो जो ईएमएफ ऑफ दिस सेल है वो लिखा जाएगा प्लस ई। यानी चलते समय अगर नेगेटिव टर्मिनल सेल का पहले पड़ता है तो उसके ईएमएफ को पॉजिटिव लिखा जाता है। लेकिन अगर आप इधर से आ रहे थे, तो अगर आप इधर से आओगे तो पहले आपके सामने सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पड़ेगा, तो इसका जो ईएमएफ आप लिखोगे वो लिखोगे माइनस ई। ठीक है, अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल सामने पड़ता है पहले तो उसका ईएमएफ लिखा जाता है पॉजिटिव ई। अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल सामने पड़ता है पहले तो उसका ईएमएफ लिखा जाता है नेगेटिव का ई। ठीक है, तो याद रखना है, नेगेटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव ईएमएफ, पॉजिटिव टर्मिनल तो नेगेटिव ईएमएफ, ये रूल है। ठीक है, अब जो बाकी के दो रूल हैं वो आते हैं रेजिस्टेंस के लिए। देखिए वो क्या है? रूल कहता है अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ आई और आर आप पॉजिटिव लेते हैं, और अगर आप करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप आई और आर के प्रोडक्ट को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव, करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव। आइए इसे भी समझते हैं, क्या है ये। अब हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो अगर आप नोटिस करो मैं करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूं। ठीक है, तो जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप V लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा प्लस आई आर।
और अगर मैं करंट से चलने की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं मैं, तो करंट ऐसे जा रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं, तो इस केस में जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप है वो लिखा जाएगा -IR। आई बात समझ में? तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो I और R के प्रोडक्ट को पॉजिटिव लिखते हैं, और अगर आप करंट से ऑपोजिट जाते हैं तो I और R के प्रोडक्ट को नेगेटिव लिखते हैं। याद ये रखना है, ये जो मैंने कन्वेंशन बताई है ये है सिग्मा E इक्वल्स टू सिग्मा IR वाले फॉर्मेट की। याद रखना है, these conventions will always be applied to this format of equations। ठीक है, अदरवाइज पलट जाती हैं इक्वेशंस में कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन याद रखी है, तो यही इक्वेशन। ज्यादा मत याद करने के चक्कर में कोई दूसरी वाली भी याद कर ले, उससे क्या होगा, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी बच्चों, और फिर समझ नहीं आएगा। इसलिए ध्यान ये रखो, जितना पढ़ रहे हो सॉलिड पढ़ रहे हो। तो आपने एक पैटर्न, भाई सॉल्व ही तो करना है, न्यूमेरिकल दोनों से ही सॉल्व होता है, तो हमने एक पैटर्न याद कर लिया। कन्वेंशन थोड़ी ही पूछी जाती है एग्जाम में, कन्वेंशन नहीं पूछी जाएगी। कन्वेंशन सिर्फ आपको समझने के लिए है कि हाउ टू अप्लाई दीज लॉज। तो आप एक तरह की कन्वेंशन याद करें, अगर दोनों को याद करेंगे तो दोनों में साइन ऑपोजिट है, फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। आप दोनों की खिचड़ी लिख करके आएंगे और वहां सारा न्यूमेरिकल गलत कराएंगे। इसलिए एक ही पैटर्न, इसलिए मैं दूसरी वाली बता ही नहीं रहा हूं। क्यों? दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, परेशान होंगे। एक पैटर्न याद करो, बिल्कुल सटीक इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे किरचॉफ के लॉज। अब इसको ऐसे तो नहीं समझ सकते, तो हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आज ट्राई करेंगे, और इस न्यूमेरिकल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा गया PQRS एक नेटवर्क है। ये PQRS हमारे पास एक नेटवर्क है। PQ हैज अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। यहां पर आपको 4 वोल्ट की बैटरी दी गई है PQ पे। ठीक है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है P से। QR हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। QR में 60 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। ठीक, फिर यहां पर आपने PS में 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की। इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी P से कनेक्टेड है। RS में 200 ओम की आपने रेजिस्टेंस लगाई है, और PR में भी 200 ओम की रेजिस्टेंस आपने 20 ओम की रेजिस्टेंस आपने लगाई है। आपको बताना है कि जो मिली एमीटर है, ये जो 20 ओम वाला मिली एमीटर है, यहां पर ये जो 20 ओम है ना, ये मिली एमीटर दिया गया है। दिस इज अ मिली एमीटर। आपको बताना है इस मिली एमीटर की रीडिंग क्या होगी। मिली एमीटर की रीडिंग मतलब ये जो करंट I1 जा रहा है, आपको इस I1 की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी है। फिगर ये आपके पास है, तो पहले इस फिगर को देखो जरा आप ध्यान से, और मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं आपको। देखो ध्यान से, आपको इसमें एक तो नजर आ रहा होगा वेरिएबल I, ठीक, और दूसरा नजर आ रहा होगा I1, क्योंकि ये I माइनस I1 तो इन दोनों से मिलके ही बना है। यानी बेसिकली हाउ मेनी वेरिएबल्स डू यू हैव? यू हैव 2 वेरिएबल्स। तो मैथ्स कहता है एटलीस्ट आपको 2 इक्वेशन लगेंगी सॉल्व करने के लिए। अब वो 2 इक्वेशंस बनाने के लिए ही किरचॉफ्स लॉ काम में आते हैं। किरचॉफ्स लॉ सॉल्यूशन नहीं देता है, किरचॉफ्स लॉ सॉल्व करने का एक रास्ता दिखा देता है। फर्दर इक्वेशन सॉल्विंग की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या इन 3 वेरिएबल्स सॉल्व करना अगर आपको नहीं आता तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तभी ये KCL और KVL आपके काम का है। तो देखो, अगर 2 इक्वेशंस बनानी होती हैं तो हम KVL से ही बना लेते हैं, 2 लूप लेकर के। अगर 3 इक्वेशंस आती हैं तो जनरली 3rd इक्वेशन हम KCL, किसी एक जंक्शन पर KCL लगाते हैं और तब उसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि किस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेते हैं लूप PSRP, ये लूप है ना, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं। तो अप्लाइंग KVL टू लूप PSRP, आपका नाम बता देगा लूप का कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो मैं फिलहाल क्लॉकवाइज प्रेफर कर रहा हूं। तो देखो, अब P से स्टार्ट किया हमने, P से S पर गए। ठीक है, P से S पर गए तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल सामने आया,
सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो उसका ईएमएफ लिखा जाता है नेगेटिव, तो मैं इक्वल टू में -5 लिख दूंगा। ठीक, अब एस पर पहुंच गए, एस से आर की तरफ गए तो एक रेजिस्टेंस आया 200 ओम का, और करंट कितना है I-I1, तो मैं लिखूंगा 200 इंटू I-I1। मैं करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूं तो इसका वोल्टेज लिखा जाएगा पॉजिटिव। बात समझ में आई? अब मैं आ गया आर पर, अब मैं आर से चलूंगा पी की तरफ और ये लूप पूरा हो जाएगा। तो जब मैं आर से पी की तरफ जाऊंगा तो रेजिस्टेंस आ रही है 20 ओम की, और करंट I1 जा रहा है इधर, और मैं आ रहा हूं आर से पी की तरफ, यानी करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो लिखूंगा -20 I1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि I1 यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, तो आप लिखोगे 200I -200 I1 -20 I1 इक्वल्स टू -5। या आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 200I -5। ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। आप चाहो तो 5 कॉमन फैक्टर लेके डिवाइड भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा ही रहने दे सकते हैं। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक I और एक I1। अब लेते हैं दूसरा लूप PRQP। देखो जो हमने पहला लूप लिया था बच्चों, वो लूप ये था PSRP, ये हमारा पहला लूप था। अब जो दूसरा लूप हम चूज कर रहे हैं वो है PRQP, ये है हमारा सेकंड लूप जो हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ले रहे हैं लूप PRQP, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग KVL टू लूप PRQP। ठीक है, अब हम पहले P से चलना शुरू है, R की तरफ गए, मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं 20 ओम रेजिस्टेंस और I1 करंट, तो मैं लिखूंगा 20 I1 प्लस का। ठीक, उसके बाद मैं R से Q की तरफ आ रहा हूं और करंट I आ रहा है 60 ओम के रेजिस्टेंस में, तो प्लस 60 I। ठीक, अब मैं Q से P की तरफ जा रहा हूं तो सेल है 4 वोल्ट का, उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले सामने पड़ रहा है। देखो नेगेटिव टर्मिनल पड़ेगा तो ईएमएफ को लिखेंगे पॉजिटिव, तो इक्वल टू लगा करके 4। ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना आता है ना, I और I1 और I, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, आप इसे सॉल्व करके सॉल्व फॉर I1। इसके बाद आप करेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर I1, और ये I1 का आंसर ही आपका आंसर होगा क्वेश्चन में। आई बात समझ में? तो अब इसमें आप एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल कर सकते हो, I की वैल्यू I1 की फॉर्म में उठा के यहां रख दो, तो आप एक इक्वेशन से दूसरी को सॉल्व कर सकते हैं। वेरियस मेथड्स होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो आप एम्प्लॉय करेंगे तो आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये बेसिकली आपको सिखाता है इक्वेशन फॉर्मेशन। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स इतना बेसिक आना चाहिए कि आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसके किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को तोड़ करके सिंपल बना सकते हैं। आई होप क्लियर है यहां तक। चलिए बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाया हुआ, आपको ये सब समझ में आ रहा है, फिजिक्स आसान बन गई है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जी भर के शेयर करिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, और अपना प्यार कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।